हेलो स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, फर्स्ट सेमेस्टर दैट इज़, अभी तो आपको ये किस में पढ़ना होगा, देख लीजिए थोड़ा। जैसे कि मैथमेटिक्स वन है ना। मैथमेटिक्स वन किसको किसको अभी पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में? इसमें आपका हो गया मैकेनिकल, GSE प्लस इलेक्ट्रिकल वाले को। ठीक है, ये फर्स्ट सेमेस्टर में, जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में है उनको ये चीज़ अभी पढ़ना है। लेकिन जो अभी सेकेंड सेमेस्टर सिविल में है, लेकिन जो अभी सेकेंड सेमेस्टर सिविल में है ना, उनको भी सेम पढ़ना है। क्लियर है कि अभी जो मैकेनिकल, CSE और इलेक्ट्रिकल में है फर्स्ट सेमेस्टर या सिविल सेकेंड सेमेस्टर में है, उनको मैथमेटिक्स वन पढ़ाई करना है। तो उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे होंगे और पढ़ाई सब कर रहे होंगे। अभी नया नया कुछ बच्चे एडमिशन लिए होंगे और कुछ सेकेंड सेमेस्टर सिविल में होंगे। तो मैथ, आपको पता है कि मैथ बहुत ही इजी है ना। जो बच्चे 11 12 करके आए होंगे उनके लिए बहुत आसान लगेगा, लेकिन जो 10th करके आए होंगे वो त्रिकोणमिति इतना तो है कि त्रिकोणमिति ये सब कुछ कुछ हल्का हल्का पढ़ के आए हुए होंगे। ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, सिंपल सा मैथ है। एक बात, जो मैं पढ़ाऊँगा सिर्फ उतना ही पढ़ना है और उसी से क्वेश्चन भी आएगा, इधर उधर कहीं कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मतलब जो क्वेश्चन मैंने बोला वही क्वेश्चन, जितना मैंने क्वेश्चन दिया वही क्वेश्चन आएगा आपके एग्जामिनेशन में। इतना श्योर रहिए आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले सबसे पहले सिलेबस डिस्कशन। इतना बात तो समझ में आया होगा कि कितने मार्क्स का एग्जाम होगा। 70 मार्क्स का आपको एग्जाम देना है और 30 मार्क्स आपके इंटरनल बेस्ड जो होते हैं उसमें जाएंगे। तो हम लोग किसमें पढ़ना क्या क्या है मैथ में? तो कहता है ये जो कोर्स आपको जो डिजाइन किया गया है ना, जैसे आपका त्रिकोणमिति हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये भी पढ़ के आप आए हुए हैं, त्रिकोणमिति भी पढ़ के आए हुए हैं, 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ के आए हुए हैं। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अलजेब्रा, अलजेब्रा थोड़ा बहुत पढ़ना है, पार्शियल फ्रैक्शन ये सब थोड़ा सा देखना है, कॉम्प्लेक्स नंबर देखना है ना। उसके बाद मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, क्या पढ़ना है? मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। ये दो चीज आपको इसमें पढ़ाई करना है। बहुत ही आसान तरीका, शॉर्ट कट के साथ लॉन्ग कट भी आपका रहेगा। कि मतलब सबसे, जैसे कि अगर होता है ना कि कोई क्वेश्चन लंबा बन रहा है उसको शॉर्ट में कैसे बनाएं, एग्जाम में नंबर नहीं कटे, कैसे कैसे स्टेप बनाए कि नंबर भी नहीं कटे, है ना। तो ये सब को ध्यान में रखते हुए इसका शॉर्टकट एज वेल एज लॉन्ग कट दोनों तरीका से समझाएंगे, बहुत ही आसान भाषा में। तो हम लोग को पढ़ना क्या क्या है? तो सबसे पहला कहता है आपका इसमें जो है, सबसे पहले है आपका त्रिकोणमिति। क्या है आपका? त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। आप ट्रिगोनोमेट्री सब पढ़ के आए होंगे। देखिए तो यहाँ पर त्रिकोणमिति हम लोग लिखे हैं, इन हिंदी अगर लिखना चाहते हैं, त्रिकोण मिति शायद, हाँ ठीक है। क्या त्रिकोण मिति, इसका मतलब तीन कोण का क्या है इसमें माप है। त्रि का मतलब थ्री, कोण आपका ये हो गया एंगल, प्लस मेजरमेंट, है ना। तीन कोणों की माप को हम लोग क्या कह रहे हैं? त्रिकोणमिति। अब लेकिन वो कौन सा तीन कोण है? जैसे कि आपने समकोण पढ़ा होगा, है ना। अब आपने समबाहु त्रिभुज पढ़ा होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये सब पढ़े होंगे। लेकिन इसमें कौन सा ऐसा ट्रायंगल है जिससे हम लोग को पढ़ना है? ये आप लोग सब जानते हैं कि हम लोग को पढ़ना है इसमें राइट एंगल ट्रायंगल, बोले तो समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज तो पढ़ना है, लेकिन समकोण त्रिभुज में हम लोग को एक आता था कि हम लोग पढ़े थे पाइथागोरस थ्योरम, याद कीजिए। पाइथागोरस पढ़ में आप लोग पढ़े होंगे। उसमें क्या था कि उसमें एक रिलेशन था, है ना। उसमें क्या था? एक
रिलेशन था। अगर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा क्या कहते हैं? कर्ण। अगर हम इसको मान लेते हैं एंगल कोई थीटा मान लेते हैं, तो थीटा के सामने वाले को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। और जो रेस्ट रह गया उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बेस। देखिएगा कि अगर 90 डिग्री के सामने वाले जो है उसको हम बोलते हैं कर्ण, हाइपोटेनियस। थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर यानी लंब, और जो रेस्ट बच गया उसको बोलते हैं बेस। और इसमें एक रिलेशन है पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से। क्या रिलेशन है? कि आपका जो ये कर्ण स्क्वायर जो है, ये क्या है? आपका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इन इंग्लिश इसको हम बोलेंगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसमें एक रिलेशन है ना। तो एक रिलेशन रहने के कारण हम लोग इसमें कौन सा त्रिभुज यूज करते हैं? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें कहता है कि इसमें कुछ कुछ फॉर्मूला है। पहले तो त्रिकोणमितिक रेशियो क्या होता है, जो आपके 6 रेशियो जो है, साइन है, कॉस है, टेन है, फिर इस तीनों के अपोजिट कॉसेक, फिर आपका हो गया सेक, फिर आपका हो गया कॉट, है ना। तो ये सब आपका त्रिकोणमिति रेशियो है। तो टोटल कितने त्रिकोणमितिक रेशियो जो है आपका 6 है। फिर उसके बाद क्या कहता है, इसको मेजरमेंट भी करना है ना। तो मेजरमेंट कैसे कैसे करेंगे इसका मेजरमेंट? कहता है कि आप एंगल को मेजर कर सकते हैं डिग्री में, और साथ ही साथ आप मेजर कर सकते हैं रेडियन में। कहता है इस त्रिकोणमिति रेशियो को जो है आप मेजर कर सकते हैं, किसमें किसमें मेजर कर सकते हैं? डिग्री में, ग्रेड आपका रेडियन, इसमें हम इसको कन्वर्ज भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर 60 डिग्री है, अब इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, कोई फॉर्मूला नहीं यूज करना है, सिंपल सी बात। 60 है तो पाई बटे 180, तो कितना हो गया? पाई बाय 3। अब जैसे पाई बाय 3 रेडियन है, अब इसी को कन्वर्ट कर देना है डिग्री में। तो कुछ नहीं करना है, पाई हमको ये नहीं है, क्या करना है? काटना पड़ेगा। तो ऊपर लिख दिए 180 बटे पाई। देखो तो पाई से पाई कैंसिल, 60 कितना डिग्री आ गया? 60। याद कुछ नहीं करना है एकदम। मैथ याद वाद करने का कोई ना, फॉर्मूला तक नहीं याद करना होगा आपको, सब आसान तरीका से सारा चीज हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद कह रहा है कि आपका त्रिकोणमितिक रेशियो जो हो गया। फिर नेक्स्ट आपका एलाइड एंगल। एलाइड एंगल क्या होता है? जैसे कि आपका बहुत सारे एलाइड एंगल, जैसे आपका फिर सम हो गया, फिर डिफरेंस हो गया, जैसे दो कोणों को आपस में जोड़ना। जैसे कि अगर हम लोग जानते हैं 40 45 डिग्री और 30 डिग्री कोण का मान सबका जानते हैं हम लोग, साइन का, कॉस का, टेन का, ये सब हम लोग 10th में पढ़े हैं। लेकिन अगर अब आपको कह दिया कि बाबू 75 डिग्री का वैल्यू निकालिए, कितना बोल दिया? 75 डिग्री का निकालिए। फिर कह दिया कि 15 डिग्री का वैल्यू निकालिए, कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं करना है। जैसे कि इसी में देखिए 45 प्लस का 30, फिर नीचे करते 45 माइनस का 30, देखिए तो एक 75, दूसरा 15 आ गया। तो इसी सब भाषा में, आसान भाषा से हम लोग सारा चीज देखते जाएंगे। और इसके कुछ एप्लीकेशन होंगे, फिर इसके कुछ फॉर्मूलाज होंगे, ये सब सारा चीज विदाउट प्रूफ, हम लोग को प्रूफ नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ कुछ चीज का हम लोग प्रूफ देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? फिर प्रोडक्ट फॉर्मूला, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम, डिफरेंस एंड वाइस वर्सा। प्रोडक्ट फॉर्मूला 3a 2a ये सब भी हम लोग देखेंगे। फिर मल्टीपल एंगल्स 2a, देखिए यहाँ फिर उसका ग्राफ, साइन एक्स का, कॉस एक्स का, टेन एक्स का। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। अब इनवर्स का मतलब क्या? जैसे कि जैसे साइन है, साइन जैसे ए लिख दे, अब हमें साइन इनवर्स ए, ये हो गया साइन इनवर्स। इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे जब हम लोग सिलेबस, जब हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सारा चीज देखेंगे। और आपको घबराना एक पैसा नहीं है यहाँ पर, ठीक है? जो क्वेश्चन बताएंगे वही क्वेश्चन आएगा, और कॉन्सेप्ट के साथ सीखना भी है, समझना भी है। क्यों? क्योंकि देखिए कि जो भी सिविल इंजीनियर हैं, या मैकेनिकल इंजीनियर हैं, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनको फर्स्ट सेमेस्टर से लेके अब 6 सेमेस्टर तक, कब से? फर्स्ट सेमेस्टर से 6 सेमेस्टर तक सबका एप्लीकेशन आपको पढ़ना होगा। जो भी मैथ नहीं पढ़ेंगे वो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल बहुत खराब जाने वाला है आपका पूरा,
मतलब आपको मैथ अच्छे से पढ़ना होगा, समझना भी है, पढ़ना भी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करके, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो उसका हम यूज नहीं कर पाएंगे। कहाँ? सिक्स से हमको कब? अप टू 6 सेमेस्टर तक पढ़ना ही पढ़ना है। 6 सेमेस्टर तक पढ़ना है तो मतलब सबका एप्लीकेशन पढ़ना है, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग में मॉस पेपर आएगा, इवन आपका इसमें भी आएगा, मैकेनिकल में भी आएगा। इसका मतलब कि आपको शुरू से लेके लास्ट तक, जैसे कि आपका त्रिकोणमिति है, ये पूरा सर्वेइंग है ना। सिविल में एक पेपर है सर्वेइंग, सर्वेइंग सिविल इंजीनियर को ट्रिग्नोमेट्री ही पढ़ना है, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग करना है। इसका मतलब जब तक हमारे पास त्रिकोणमिति का ज्ञान नहीं रहेगा, उसका कॉन्सेप्ट मेरे पास नहीं रहेगा, तो क्या हम लोग कर पाएंगे? उसमें नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स आपको पढ़ाई करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट के साथ, बहुत आसान भाषा में। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट सेकेंड यूनिट कौन सा है हम लोग का? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है सेकेंड यूनिट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सब आप लोग देखे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे ए पॉइंट है और यहाँ क्या है? बी पॉइंट है, और इस दोनों का कुछ वैल्यू दी गिवन है, जैसे x1 y1 x2 y2। बोल रहा है कि अगर इस दोनों लाइन को हम मिला देते हैं, इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके, आप लोग 10th में पढ़े होंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, नहीं भी पढ़े हैं कोई ये नहीं है, आपको एक एक बात बताया जाएगा, बेसिक से बताया जाएगा। अगर जोड़ नहीं आता है तो जोड़ भी बताया जाएगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है क्योंकि आप मैथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या करना है? ए बी का डिस्टेंस निकालना है, कुछ नहीं करना है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो मतलब बहुत ही क्लियर है, एकदम पूरा क्लियर है कि हम लोग को पढ़ना क्या, कैसे कैसे पढ़ना है, और बहुत आसान भाषा में देख रहे हैं आप यहाँ से कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकल गया। फिर उसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ टू इंटरसेक्ट कर रहा है दो स्ट्रेट लाइन आपस में, तो उसका हम लोग देखेंगे। फिर परपेंडिकुलर है, फिर पैरेलल है, इस सब का वैल्यू हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से फाइंड आउट करेंगे। फिर आपका डिस्टेंस फॉर्मूला देख लीजिए, है ना। फिर आपका जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, जैसे कोई सर्किल है, सेंटर से आपका परिधि देखो ये है आपका, यहाँ पर कोई लंब डाल दिया, अगर इसका डिस्टेंस कुछ वैल्यू सपोज कर लेते हैं x1 और y1 है, और यहाँ का है अल्फा बीटा। जब यहाँ से यहाँ तक गया तो इसको क्या बोलेंगे? रेडियस ही बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? रेडियस बोलेंगे। अब कह रहा है कि इसके बीच का क्या इक्वेशन होगा। अब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता है कि क्या करेंगे? x1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, y1 माइनस बीटा का होल स्क्वायर, पूरा का रूट अंडर। कितना आसान है। ये आपका सर्किल और इसका कुछ कैरेक्टर, इसको भी देखेंगे हम लोग कब क्या बोलेंगे कि किस टाइप का रहेगा इक्वेशन, तो उसको क्या बोलेंगे, है ना। उसके बाद फिर कह रहा है कि टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल। अब सर्किल का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, तो ये सब चीज हम किस में देखेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। आई थिंक यहां तक क्लियर होगा आपको। इसका फिर पैराबोला, हाइपरबोला, ये सब भी हम लोग आगे पढ़ना है, लेकिन देख लेते हैं थोड़ा। चलिए, अब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखिए, सबसे पहले क्या कह रहा है, थोड़ा सा यहां देखिए। देखिए, सेंटर एंड रेडियस फॉर्म। दूसरा, 3 पॉइंट लेंग ऑन आइलैंड, इट लैंड, उसका क्या कर रहा है? 3 पॉइंट से अगर कुछ पास कर रहा है वहां का वैल्यू। कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर, ए डायमीटर है, आइडियामीटर नहीं, ए डायमीटर, ए डायमीटर। फिर डेफिनेशन ऑफ कोनिक, पैराबोला कब बोलेंगे, इलिप्स कब बोलेंगे, हाइपरबोला कब बोलेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर बराबर 4ay या वाई स्क्वायर बराबर 4ax, ए एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर, तब इस सब को हम क्या बोलेंगे, है ना। और कैसे, कब हम इलिप्स बोलेंगे, कब हाइपरबोला बोलेंगे, कब पैराबोला बोलेंगे, इसका इक्वेशन देखना है। फिर कह रहा है कि प्रॉब्लम इस पे कुछ, इस पे न्यूमेरिकल जैसे कि कुछ क्वेश्चन इस पे भी बनाना है।
तो उस क्वेश्चन को भी देखेंगे। फोकी किसको बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स किसको बोलते हैं, वर्टेक्स और गिवन ये सब किसको बोलते हैं ना, कि जैसे कि अगर ये हम पैराबोला बनाए या कुछ भी आपका जो अभी दिख रहा है, अब इसमें फोकी किसको बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स किसको बोलते हैं, ये सब बात हम लोग देखेंगे बढ़िया से। नेक्स्ट अब आपका कहता है अलजेब्रा। थर्ड यूनिट क्या है आपका, अलजेब्रा। थर्ड यूनिट आपका क्या है, अलजेब्रा। देखते हैं अलजेब्रा हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कि डिनोट करते हो ना, एक्स प्लस आई वाई, आर ई जेड आई एम जेड, ये क्या बोल दिया हम, आर ई जेड मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, यही होता है ना। अब ये आई है, इसको बोलते हैं आयोटा। कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है आयोटा। इसका मतलब क्या है कि ये कहीं भी लग जाता है वो इमेजनरी बना देता है, नेगेटिव साइन ले आता है, इमेजनरी वैल्यू बताता है। तो कहता है कि जेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो दो से मिलके बना हुआ है, रियल पार्ट प्लस इमेजनरी पार्ट से मिलके बना हुआ है। अगर किसी में रियल पार्ट नहीं है तो प्योरली इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो। अगर किसी में इमेजनरी पार्ट नहीं है तो प्योर रियल पार्ट कहलाएगा ये। हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे, क्या क्या पढ़ना है इसका। डेफिनेशन हो गया, कन्वर्जन फ्रॉम वन थ्रू अनदर फॉर्म हो गया, डी मॉइफर, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है डी मॉइफर्स थ्योरम। दो क्वेश्चन इसमें एग्जाम में पूछता है। इस साल अगर ये क्वेश्चन पूछा, जैसे दो क्वेश्चन है ए और बी, इसमें टक्कर चलता है कि अगर सपोज करते 2019 में ये क्वेश्चन पूछा तो 2020 में ये पूछेगा, अगर 2020 में ये पूछ लिया तो 2021 में ये पूछेगा। मतलब दो क्वेश्चन है, उस दो क्वेश्चन में ही मार चलता है इसमें, ठीक। लेकिन उसको कॉन्सेप्ट के साथ समझना है कि अगर हो सके इनकेस कि क्वेश्चन चेंज कर दिया, इनकेस अगर क्वेश्चन, ऐसे तो संभावना नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन चेंज कर देता है तो उसके लिए भी हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ उसको क्लियर करके पढ़ेंगे, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये था आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। चार मार्क्स का इसमें पूछता है। चलिए नेक्स्ट अब हमको कहते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन, बच्चा में सब पढ़ा होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, भिन्न, है ना। प्रॉपर कब बोलेंगे, इम्प्रॉपर कब बोलेंगे। पॉलिनोमियल फ्रैक्शन क्या होता है ना, बहुपद जिसको बोलते हो आप, पॉलिनोमियल फ्रैक्शन, फिर प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और इसका डेफिनेशन। और इस पे बेस्ड क्वेश्चन तो फिक्स है, एक क्वेश्चन इससे फिक्स है, 4 नंबर का क्वेश्चन इससे फिक्स है कि क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। इसका मतलब कि इसको अच्छा से पढ़ना है कि 4 नंबर फिक्स करना है मुझे, तो 4 नंबर एक क्वेश्चन आपका क्या हो गया, इससे फिक्स हो गया। फिर टू रिजॉल्व प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, फिर इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, प्रॉपर को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, ये सब भी हम लोग इसमें देखेंगे। फिर आपका इसमें इस पे बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, उसको भी देखना है। फिर आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, आप लोग देखेंगे कि एनसीआर एनपीआर दो टर्म पढ़े होंगे, ये आपका कॉम्बिनेशन, ये आपका परमुटेशन, ठीक। तो ये क्या है, नोटेशन क्या होता है इस पे बेस्ड, जैसे एनसीआर, एनसीआर हम बोलते हैं एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है, ये आपका फैक्टोरियल है। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है कि 4 का फैक्टोरियल, इसका मतलब सब उल्टा गिनती सब पढ़े हैं ना बचपन में, तो 4 से लेके 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 गुने 0, ठीक है। तो 0 का फैक्टोरियल होता है 1। अच्छा हम इसको नहीं लिखते हैं, चलिए हम कितना लिखे 1 तक। अब इसका वैल्यू गुना करके बताइए तो कितना होगा, 24 4 का फैक्टोरियल क्या होता है, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल, या ऐसे भी इसको लिखा जाता है। तो जब हम लोग आएंगे
जब टॉपिक जब स्टार्ट करेंगे तो बहुत आसानी से ये बात समझ में आएगा और मजा आएगा इस टॉपिक में एनसीआर एनपीआर करने में। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं इसमें और क्या पढ़ना है। बाइनोमियल थ्योरम, हम लोग को प्रूफ नहीं पढ़ना है किसी का, सिलेबस थोड़ा सा इजी कर दिया है कि प्रूफ नहीं पढ़ना है। तो बाइनोमियल थ्योरम जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हो, तो ये भी यहीं से आता है। बाइनोमियल थ्योरम से हम लोग जैसे सिंपली लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन अगर इसको फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन आया कहाँ से है, आया है बाइनोमियल थ्योरम से ये सारा चीज। आप बाइनोमियल थ्योरम को यूज करके, अब जैसे कि यहाँ ए स्क्वायर है तब ना, अगर a प्लस बी का पावर दे दिया 9, निकालिए, पता है फॉर्मूला, नहीं पता है। अगर x प्लस वाई का पावर लिख दिया 15, नहीं पता है फॉर्मूला, कहाँ से बनेगा, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके बनेगा। अब किसी का मिडिल टर्म का एक पूछ देगा, अब जैसे कि इसका मिडिल टर्म पूछ दिया कि इसका मिडिल टर्म क्या है, तो हमको पता है कि यहाँ पर देखिए आसान था तो हम बता दिए इसका मिडिल टर्म। अगर इसका पूछ दिया कि थर्ड टर्म क्या होगा, तो थर्ड टर्म आपका बी स्क्वायर है। लेकिन इसमें अगर पूछ दे कि इसका मिडिल टर्म क्या होगा, अगर इसमें पूछ दे कि इसका सेवेंथ टर्म क्या होगा, जो कि एग्जाम में पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा कि फाइंड आउट द सेवेंथ टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन, इसका सेवेंथ टर्म आप निकालिए, तो कैसे निकालेंगे। कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ देता है कि इसका आप मिडिल टर्म निकालिए, तो कैसे निकालेंगे जब तक कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। और ये तो सिंपल था तब ना हम लोग आसानी से बोल देते हैं, लेकिन इसमें देखिए तो, इसका देखिए तो थोड़ा सा डिफिकल्टीज जरूर है। लेकिन हम लोग जब पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान, एकदम सबसे आसान लगेगा आपको ये पढ़ने में। चलिए अब आगे देखते हैं और क्या पढ़ना है हम लोग को, इसका कुछ इंजीनियरिंग क्या एप्लीकेशन है, इंजीनियरिंग बेस्ड क्या यूज है, तो ये सब भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। एनसीईआरटी का बुक होगा आप लोग के पास 11th का, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। और सबसे अच्छा और मजेदार आपका लास्ट में पढ़ना है क्या, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स। कहता है कि बहुत भारी है ये, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान। जिसे सपोज करते हैं, अगर सपोज करते हैं कि जोड़ना है, जिससे 2 प्लस इसको जोड़ना है किसी के साथ, तो आसान से जोड़ लेंगे हम लोग। जैसे ये पैलेस इस पैलेस के साथ, इसको इसके साथ, देखिए तो कितना हो जाएगा 6। यहां से उठाए पहला, इसका भी फर्स्ट, लेकिन बोलेंगे क्या एलिमेंट, लेकिन कब कहां बोलेंगे क्या वो बात हम बताएंगे, अभी तो समझिए। 3 और 5 को ऐड करेंगे कितना होगा, 8 होगा। 3 प्लस 3 को ऐड करेंगे पैलेस के अकॉर्डिंग, है ना, कंपेरिजन करके, इसका ये है तो इसका भी यहाँ पर है, तो 6 हो जाएगा। प्लस 4 और 2, ये भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये ऐड था, हमने आसानी से बना दिया। अब इसका गुना आएगा, बहुत ही अच्छा, जोड़ गुना भाग कुछ भी आ सकता है ना। तो फिर उसका फिर कहता है कि एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट अप टू 3 ऑर्डर, क्या क्या एलिमेंट्री प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट का, इसको बताएंगे। कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन और क्रैमर्स रूल। पहले का जो सिलेबस था उसमें एक क्वेश्चन क्रैमर्स रूल का फिक्स रहता था। जब सिलेबस चेंज हुआ 2020 और 21 का सिलेबस जब हम लोग का चेंज हो चुका है, उसमें थोड़ा सा इसका वेटेज कम कर दिया है, लेकिन क्वेश्चन तो पूछेगा। क्रैमर्स रूल का एक क्वेश्चन तो रहेगा, क्रैमर्स रूल से रहे या फिर नीचे मैट्रिक्स इनवर्स मेथड पढ़ना है उससे रहे, क्वेश्चन तो रहेगा, क्योंकि उसका पैटर्न है कि इस पैटर्न में क्वेश्चन डालना है, तो क्वेश्चन रहेगा उससे। तो बहुत ही आसान तरीका से हम उसको बताएंगे। फिर अलजेब्रिक मैट्रिक्स, जोड़ घटा गुना भाग। फिर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। इनवर्स दूसरा मेथड से बनाते हैं, लेकिन एक एडजॉइंट मेथड भी है, उससे बनाते हैं हम लोग। फिर एकदम सबसे अच्छा मैट्रिक्स इनवर्स मेथड, सॉल्व एनी इक्वेशन 2 या 3 ऑर्डर का रहे तो हम लोग उसको भी आसानी से देखेंगे।
बहुत ही खतरनाक है ये मैट्रिक्स, जो आपका मैट्रिक्स और इनवर्स, और आसान भी है और मजा भी आएगा क्वेश्चन बनाने में। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब आपको समझ में आया होगा कि बहुत ही आसान सारा चीज है आपको, और बहुत छोटा सिलेबस भी है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो एक सप्ताह का सिलेबस है ये। अगर क्वेश्चन से बनाते हैं फिर भी एक सप्ताह का, अगर सिर्फ मैथ पढ़ते हैं तो। लेकिन हम लोग को और भी सब्जेक्ट पढ़ना है, तो और भी सब्जेक्ट उसके टाइम देंगे हम लोग, लेकिन इस पे भी हम लोग को ध्यान दें। और ये एक बात मैं बता दूं कि इसमें नंबर बहुत ज़्यादा आता है। सबसे खतरनाक इसमें आप 100 में 100 ला सकते हैं इसमें। अगर 30 मार्क्स को हम इग्नोर करें, सिर्फ 70 मार्क्स का अगर एग्जाम बात करें, तो 70 में 70 मार्क्स स्टूडेंट लाया हुआ है। 69 तक नंबर लाया हुआ है मेरा स्टूडेंट, जो 69 नंबर तक इसमें किए हुए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस रिकॉर्ड को ब्रेक करेंगे 70 में 70 नंबर। और जो मैं बताऊंगा उसको अच्छे से पढ़ना है, तो रिकॉर्ड आपका जरूर टूटेगा। ये जो 69 है ये बहुत जल्द ही ब्रेक होगा। रिकॉर्ड तो बनता है टूटने के लिए ही, टूटेगा ना ये चीज। तो 60 नंबर लाया हुआ है स्टूडेंट, ठीक। लेकिन हमें देखना है अब 70 नंबर कौन स्टूडेंट लाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज को समझ रहे होंगे कि 70 नंबर में 70 नंबर मैथ से हम ला सकते हैं। जहां तक क्रेडिट की बात है, क्रेडिट भी इसका बहुत हाई है। 5 क्रेडिट का शायद ये पेपर है आपका, है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा चीज इंट्रोडक्शन, सिलेबस का ओवरव्यू था। इंट्रोडक्शन नहीं, कि सिलेबस का ओवरव्यू था कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या है और कैसे कैसे पढ़ना है। जैसे कि सपोज करते हैं हम स्टार्ट करते हैं आपको ट्रिगोनोमेट्री से, या हम स्टार्ट करते हैं आपको मैट्रिक्स से, या डिटर्मिनेंट से स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आपको पढ़ना है, आप मेरे साथ रहेंगे जब तक मैथ आपका खत्म ना हो। और एक एक ऑब्जेक्टिव के साथ हम लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा के दिखाऊंगा कि बहुत ही आसान और मजेदार तरीका से आपका खत्म होगा। अब कह रहा है कि मैथ का बुक कौन सा ले हम लोग। 11th-12th का मैथ्स का बुक होगा, आप उसको भी यूज कर सकते हैं, है ना। बीएससी के बाद ये सब तो थोड़ा सा हाई लेवल का मैथमेटिक्स बुक हो गया। आपको जो अच्छा लगे, या तो मैं क्वेश्चन तो दूंगा ही, बहुत सारा क्वेश्चन दूंगा बनाने के लिए। अगर कोई नहीं तो फाउंडेशन पब्लिकेशन का बुक यूज कर सकते हो। और भी डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में आए होंगे बुक, आप कोई भी बुक यूज कर सकते हो। तो आपको जब मैं थ्योरी दूंगा, कॉन्सेप्ट दूंगा, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन जरूर बनाओगे। हम कॉन्सेप्ट देंगे, आपको क्वेश्चन बनाना है। क्लियर। चलिए, तो हम मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट लेक्चर। जब भी हम अब आपके पास आएंगे तो हम फर्स्ट लेक्चर लेके आएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं, थैंक यू।